तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस रूपांतरण। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। मोबियस रूपांतरण को द्विरेखिक रूपांतरण भी हम कहते हैं। कुछ बातें आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण। तो इस फॉर्म में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है W इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इस फॉर्म में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है वो कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में रैखिक रूपांतरण। और इस फॉर्म में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है W इक्वल टू टी ऑफ जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपान सी जेड प्लस डी, यहाँ पर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसको हम कहते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं द्विरेखिक रूपांतरण या मोबियस रूपांतरण। तो याद रखिए, इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ। ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे W का जो वैल्यू है वो Z के फॉर्म में है, Z के टर्म में है। हमें क्या करना है, Z का वैल्यू जो है W के टर्म में निकालना है। तो ये कहलाएगा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर W का वैल्यू Z के टर्म में है और यहाँ पर Z का वैल्यू W के टर्म में है। तो ये कहलाएगा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, व्युत्क्रम रूपांतरण। फिक्स पॉइंट कैसे निकालोगे आप, W प्लस पे Z पुट कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो Z में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, Z में एक द्विघात समीकरण आएगा। जब उसको सॉल्व करोगे तो Z का वैल्यू हमें मिलेगा, वो कहलाएगा फिक्स पॉइंट, हिंदी में स्थिर बिंदु। एक बार बता दो स्थिर बिंदु आप कैसे निकालोगे। Z के W प्लस पे Z रख दीजिए। तो W प्लस पे जब Z रखेंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें Z में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, मतलब Z में एक वर्ग समीकरण मिलेगा। उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें Z के वैल्यूज मिलेंगे, Z के कुछ मान मिलेंगे और उस Z के मान को हम बोलेंगे फिक्स पॉइंट, स्थिर बिंदु। हम फिक्स पॉइंट निकालना सिखाएंगे आप लोगों को। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 146। इफ W इक्वल टू T1 Z इक्वल टू Z प्लस 1 अपान Z प्लस 3 एंड W इक्वल टू T2 Z इक्वल टू Z अपान Z प्लस 2 देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए। ये सब वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है देखिए। फर्स्ट हमें दिया गया है W इक्वल टू T1 Z इक्वल टू Z प्लस 1 अपान Z प्लस 3 और सेकंड गिवन है W इक्वल टू T2 Z अपान इक्वल टू Z अपान Z प्लस 2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में आते हैं, हमें फाइंड आउट करना है T1 इनवर्स W। तो इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए, W इक्वल टू T1 Z एंड W इक्वल टू है Z प्लस 1 अपान Z प्लस 3। इक्वेशन नंबर 1 में W इक्वल टू T1 Z है और W इक्वल टू है Z प्लस 1 अपान Z प्लस 3। तो यहाँ से आप Z की वैल्यू निकालिए तो Z इक्वल टू आ जाएगा T1 इनवर्स W, Z इक्वल टू आएगा T1 इनवर्स W। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जाएगा WZ प्लस 3W इक्वल टू Z प्लस 1। यहाँ से Z को लेफ्ट साइड ले आइए, 3W को राइट साइड भेज दीजिए। तो WZ माइनस Z इज इक्वल टू 1 माइनस 3W, इन दोनों में Z कॉमन होगा तो Z की वैल्यू आएगा 1 माइनस 3W अपान W माइनस 1। अब ये Z का वैल्यू ये है, यहाँ पे Z का वैल्यू है T1 इनवर्स W, तो T1 इनवर्स W आ जाएगा 1 माइनस 3W अपान W माइनस 1। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में इक्वेशन नंबर 2 का यूज होगा। इक्वेशन नंबर 2 हमने यूज किया। यहाँ लिखा है W इक्वल टू Z और W इक्वल टू है Z अपान Z प्लस 2। तो यहाँ से Z इक्वल टू आ जाएगा T2 इनवर्स W और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा WZ प्लस 2W इक्वल टू Z को लेफ्ट साइड ले आइए, 2W को राइट साइड भेज दीजिए तो आ जाएगा WZ माइनस Z इक्वल टू माइनस 2W। इन दोनों में Z कॉमन है, Z की वैल्यू आएगा माइनस 2W अपान W माइनस 1। यहाँ पर Z की वैल्यू T2 इनवर्स W है तो T2 इनवर्स W आ जाएगा माइनस 2W अपान W माइनस 1। अब थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है T2 T1 Z। तो इसको आप लिख सकते हो T2 ऑफ T1 Z। T2 Z की वैल्यू देखिए, T2 Z की वैल्यू है Z अपान Z प्लस 2। इसको Z सोचो,
इसको आप पूरे को जेड सोच लीजिए और ये फार्मूला यूज कीजिए। तो जेड के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जेड है और यहाँ जेड के प्लेस पे T1 जेड, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ T1 जेड लिख दीजिए, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ T1 जेड लिख दीजिए। तो आ जाएगा T1 जेड अपान T1 जेड प्लस 2। अब T1 जेड की वैल्यू क्या है, जेड प्लस 1 अपान जेड प्लस 3। T1 जेड की वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो हमारा आंसर आएगा T2 T1 जेड। अब हम निकालते हैं T1 T2 जेड। T1 T2 जेड क्या होगा, इसको आप लिखोगे T1 ऑफ T2 जेड। अब T1 जेड की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे देखो जेड है, यहाँ पे T2 जेड है, जेड के प्लेस पे आप T2 जेड रखना है, तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ T2 जेड रख दीजिए। तो T2 जेड प्लस 1 अपान T2 जेड प्लस 3। अब यहाँ से यहाँ कैसे आया T2 जेड के वैल्यू, तो T2 जेड के वैल्यू हमने क्या निकाला था देखिए, तो यहाँ पे आप लिखिए T2 जेड। T2 जेड के वैल्यू क्या था, जेड अपान जेड प्लस 2। तो T2 जेड की वैल्यू हमने रख दिया जेड अपान जेड प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, जेड प्लस 1 अपान 2z प्लस 3। इस प्रकार T1 इंटू T2 जेड मिल गया। अब हम निकालना है T2 इनवर्स T1 जेड, तो ये आएगा T2 इनवर्स ऑफ T1 जेड। T2 इनवर्स W की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे W है, यहाँ T1 जेड है, तो W प्लेस पे क्या रखोगे, T1 जेड रख दीजिए, तो ये लाइन मिल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ कैसे आया, T1 जेड की वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और करना है, इसमें हमें निकालना है T1 इनवर्स T2 जेड। तो T1 इनवर्स T2 जेड इस प्रकार से लिखोगे। अब T1 इनवर्स W की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, W प्लस पे क्या लिखोगे, T2 जेड। अब T2 जेड की वैल्यू हमें पता है जेड अपान जेड प्लस 2, रख दीजिए, सॉल्व कीजिए तो ये आंसर आएगा। इस प्रकार से आप इसको देखिए और समझिए, जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछिए। स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 147। फाइंड फिक्स पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। निम्नलिखित द्विरेखिक रूपांतरण के स्थिर बिंदुएं ज्ञात कीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस है, आपको फिक्स पॉइंट स्थिर बिंदुएं ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज, दिया गया रूपांतरण है W इक्वल टू जेड अपान 2 माइनस जेड। आपको क्या करना है, W के प्लेस पे जेड रखना है। तो हमने लिखा है टेकिंग W इक्वल टू जेड इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में W इक्वल टू जेड लेने पर। तो W प्लेस पे जब जेड पुट करेंगे तो आ जाएगा जेड इक्वल टू जेड अपान 2 माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2z माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड, इस जेड को लेफ्ट साइड ले आइए, 2z माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो जेड माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में जेड कॉमन है, तो जेड इंटू 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। तो पहला वैल्यू आएगा जेड इक्वल टू 0 और सेकंड वैल्यू आएगा जेड इक्वल टू 1। तो ये जेड का जो वैल्यू आया है 0 और 1, ये कहलाता है फील्ड पॉइंट। तो आप लिखोगे दीज आर फील्ड पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही द्विरेखिक रूपांतरण के स्थिर बिंदुएं हैं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज W इक्वल टू जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1। जेड W प्लेस पे जेड पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे W प्लेस पे जेड आ जाएगा। जेड इक्वल टू जेड माइनस 1 अपान जेड प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जेड स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू जेड माइनस 1, जेड जेड कैंसल, जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, तो जेड इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 को आई बोलते हैं, तो जेड इक्वल टू आई आया और जेड इक्वल टू -i। तो ये हमारे फिक्स पॉइंट हैं, स्थिर बिंदुएं हैं। तो आप क्या लिखोगे, दीज आर फिक्स पॉइंट ऑफ गिवन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही दिए गए द्विरेखिक रूपांतरण के स्थिर बिंदुएं हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू 3z माइनस 4 अपान जेड माइनस 1, क्रॉस W प्लेस पे जेड रख दीजिए, यहाँ W प्लेस पे जेड आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 3z माइनस 4। सबको लेफ्ट साइड ले आइए, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इक्वल टू 0। ये फार्मूला है जेड माइनस 2 के होल स्क्वायर का, मतलब जेड माइनस 2 दो बार आएगा, तो जेड की वैल्यू आएगा 2 टाइम्स जेड की वैल्यू आ रहा है 2। तो हम लिखेंगे दीज आर फील्ड पॉइंट ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। यही दिए गए द्विरेखिक रूपांतरण के स्थिर बिंदुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। W इक्वल टू ये दिया गया है हमें, W प्लेस पे जेड रखना है, W प्लेस पे जेड रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सबको लेफ्ट साइड ले आए, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2i जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को हम लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं i का स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा जेड माइनस आई का होल स्क्वायर।
तो जेड की 2 वैल्यूज, दोनों वैल्यूज सेम आएगा आई आई। तो ये हमारे फिक्स पॉइंट कहलाएंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू प्लेस पे जेड लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आई जेड कैंसिल हो जाएगा, ये लाइन आएगा, इसको सॉल्व कीजिए फार्मूला मेथड से। तो जेड का वैल्यू आ रहा है 1 + i एंड 1 - i। तो दिस आर फिक्स पॉइंट ऑफ द गिवन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हमने आप लोग फिक्स पॉइंट निकालना सिखाया है, जो भी डाउट आता है हमसे पूछिए। हम आपको बता रहे हैं क्रॉस रेशियो, वज्रानुपात, इसको हम तिर्यक अनुपात भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस रेशियो। क्या होता है क्रॉस रेशियो? अगर हमारे पास 4 पॉइंट है, Z1, Z2, Z3, Z4, 4 अगर बिंदुएं हैं, तो इनका क्रॉस रेशियो इस प्रकार से आप डिनोट करोगे, Z1, Z2, Z3, Z4। इस प्रकार से ब्रैकेट में Z1, Z2, Z3, Z4। इसका फार्मूला याद रखो, ये होता है Z1 - Z2, फिर नीचे आएगा Z2 - Z3, फिर ऊपर लिखोगे Z3 - Z4, फिर नीचे आएगा Z4 - Z1। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Z1 - Z2 ऊपर आएगा, फिर नीचे Z2 - Z3, फिर ऊपर Z3 - Z4, फिर नीचे Z4 - Z1। तो ये कहलाता है क्रॉस रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं वज्रानुपात या तिर्यक अनुपात। एक क्वेश्चन आता है, सो दैट द क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दर्शाइए कि द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वज्रानुपात निश्चर होता है। निश्चर होता है इसका मतलब है कि चेंज नहीं होता है, इनवेरिएंट, कांस्टेंट रहता है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे हमारे पास 4 बिंदुएं हैं, Z1, Z2, Z3, Z4। इसका क्रॉस रेशियो, इस Z1 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W1 है, Z2 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W2 है, Z3 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन Z3 है, और Z4 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W4 है। ये तो इसका जो क्रॉस रेशियो है और इसका जो क्रॉस रेशियो है, दोनों इक्वल होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब W1, W2, W3, W4 का जो क्रॉस रेशियो है और Z1, Z2, Z3, Z4 का क्रॉस रेशियो है, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब यह है कि क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट होता है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर W1 जो है वह Z1 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, W2 जो है वह Z2 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, W3 जो है वह Z3 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और W4 जो है वह Z4 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि जो क्रॉस रेशियो जो होता है वह इनवेरिएंट है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं W = AZ + B/CZ + D, वेयर AD - BC ≠ 0। ये जो है यह बी आ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक द्विरेखिक रूपांतरण है। W1, W2, W3, W4 आर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Z1, Z2, Z3, Z4 रिस्पेक्टिवली। ये ऐसे हमने सपोज किया कि Z1 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W1 है, Z2 का W2 है, Z3 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W3 है, और Z4 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W4 है। हिंदी में आप ऐसे लिखोगे, मान लो Z1, Z2, Z3, Z4 के द्विरेखिक रूपांतरण क्रमशः W1, W2, W3, W4 है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंस आप देखिए, तो यहाँ Z1 लिखेंगे तो यहाँ W1 आएगा, यहाँ Z2 लिखेंगे यहाँ W2 आएगा, यहाँ Z3 अगर लिखते हैं W3 आएगा, यहाँ Z4 लिखेंगे तो यहाँ W4 आएगा। इस प्रकार से W1, W2, W3, W4 की वैल्यूज मिल गई। अब हम निकाल रहे हैं W1 - W2, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, BD प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा। इन दोनों में AD कॉमन है, इन दोनों में -BC कॉमन निकाले, इन दोनों में Z1 - Z2 कॉमन है, तो W1 - W2 की वैल्यू ये आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 दिए। सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि W2 - W3 निकालेंगे ये आ जाएगा, बस यहाँ पे W1 - W2 है तो Z1 - Z2 आया, यहाँ W2 - W3 है तो Z2 - Z3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ W3 - W4 भी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 तक आपको करना है, बाकी इसको सिमिलरली लिखना है। W4 - W1 भी आप निकाल लीजिए। अब आपको क्रॉस रेशियो निकालना है W1, W2, W3, W4। इसका फार्मूला मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे होता है।
ऊपर में क्या लिखोगे W1 माइनस W2, नीचे क्या आएगा W2 माइनस W3, फिर ऊपर क्या लिखोगे W3 माइनस W4, फिर नीचे क्या आएगा W4 माइनस W1। ये फार्मूला याद करना बहुत कठिन नहीं है। W1 माइनस W2 ऊपर आएगा, नीचे में आप लिखोगे W2 माइनस W3, फिर ऊपर आएगा W3 माइनस W4, फिर नीचे आएगा W4 माइनस W1। अब इस सब का वैल्यूज आप रख दीजिए, निकाल चुके हो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, 3, 4 सब में वैल्यूज निकाल चुके हो। अब यहाँ पे देखो CZ1 प्लस डी, CZ2 प्लस डी, CZ3 प्लस डी, CZ4 प्लस डी, यहाँ भी यही है, कैंसिल हो जाएगा। AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC कैंसिल हो जाएगा, ये लाइन आएगा। अब ये क्रॉस रेशियो है किसका, Z1, Z2, Z3, Z4 का। तो हमने देखा W1, W2, W3, W4 का जो क्रॉस रेशियो है वह इक्वल आ रहा है Z1, Z2, Z3, Z4 के क्रॉस रेशियो के। तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली द क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में स्पष्ट है कि वज्रानुपात द्विरैखिक रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कहीं डाउट है तो हमसे पूछो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। फाइंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स Z1 इक्वल टू, Z2 इक्वल टू I, Z3 इक्वल टू -2 इनटू द पॉइंट्स W1 इक्वल टू 1, W2 इक्वल टू I एंड W3 इक्वल टू -1 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो Z1 को W1 में मैप कर रहा है, Z2 को W2 में मैप कर रहा है और Z3 को W3 में मैप कर रहा है। बिंदु Z1 इक्वल टू, Z2 इक्वल टू I, Z3 इक्वल टू -2 को क्रमशः बिंदुओं W1 इक्वल टू 1, W2 इक्वल टू I, W3 इक्वल टू -1 में प्रतिचित्रित करने वाले द्विरैखिक रूपांतरण को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको Z1 की वैल्यू दिया है, Z2 दिया है, Z3 दिया है, W1 दिया है, W2 दिया है, W2, W3 ये आपको मिला है। लेकिन हम जानते हैं क्रॉस रेशियो के लिए हमें 4 पॉइंट की जरूरत होती है, 4 पॉइंट की जरूरत होती है। तो एक पॉइंट हम अपने तरफ से लेंगे Z और Z का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W मान लेंगे। तो हमने मान लिया लेट W बी अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Z। मान लो W Z का एक द्विरैखिक रूपांतरण है। अब हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, एक Z1, Z2, Z3 और Z। वैसे W, W1, W2, W3। तो ये 4 पॉइंट है, इसका क्रॉस रेशियो इसका क्रॉस रेशियो इक्वल होगा। ये हम अभी बता चुके हैं कि क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट होता है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो W, W1, W2, W3 का जो क्रॉस रेशियो है वह इक्वल होगा Z, Z1, Z2, Z3 के क्रॉस रेशियो से। अब फार्मूला लगा दीजिए, W माइनस W1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा W1 माइनस W2, फिर ऊपर आएगा W2 माइनस W3, फिर नीचे आएगा W3 माइनस W। यहाँ भी फार्मूला लगाइए, Z माइनस Z1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा Z1 माइनस Z2, फिर ऊपर आएगा Z2 माइनस Z3, फिर नीचे आएगा Z3 माइनस Z। अब W1, W2, W3 का वैल्यू हमारे पास है, Z1, Z2, Z3 का वैल्यू भी हमारे पास है, रख दीजिए। नीचे में आप देखिए, इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो W+1 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कॉमन लेते हैं तो I-1 होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा W+1 I-1। यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा Z+2, और यहाँ माइनस हम बाहर निकालते हैं तो I-2, तो ये आएगा Z+2 I-2। इसको इस प्रकार से लिख देंगे। अब I+1 का मल्टीप्लाई नीचे होगा, I-1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, I² -1 होता है, इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये फार्मूला आप देखिए, A बाई बी इक्वल टू C बाई डी है, तो ये इंप्लाई करता है A प्लस बी अपान A माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी अपान C माइनस डी। इसको A समझो, इसको B, इस पूरे को C और इसको D। तो A प्लस बी मतलब इतना प्लस इतना, अपान में आएगा इतना माइनस इतना, मतलब A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, मतलब इतना प्लस इतना, इतना प्लस, अपान में आएगा इतना माइनस इतना। ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद में इधर 2W आएगा, नीचे -2 आएगा, यहाँ भी कुछ कैंसिल होगा और ये लाइन आ जाएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड तो W इक्वल टू आएगा। 2 सब में कॉमन है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ IZ आएगा, यहाँ 6 आएगा। ये हमारा आंसर है। हम लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही अभीष्ट द्विरैखिक रूपांतरण है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 150।
फाइंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z1 इक्वल टू 0, z2 इक्वल टू 1, z3 इक्वल टू इन्फिनिटिव इनटू द पॉइंट्स w1 इक्वल टू 1, w2 इक्वल टू i एंड w3 इक्वल टू -1 रिस्पेक्टिवली। उस मोबियस रूपांतरण को ज्ञात कीजिए जो z1 इक्वल टू 0, z2 इक्वल टू 1 एंड और z3 इक्वल टू 0 इन्फिनिटी को क्रमशः w1 इक्वल टू 1, w2 इक्वल टू i और w3 इक्वल टू -1 में प्रतिचित्रित करता है। यहाँ आपको फाइंड आउट करना है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमारे पास है, z1, z2, z3, w1, w2, w3। एक पॉइंट और चाहिए, एक पॉइंट हम z ले लेंगे और z का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन w है ऐसा मान लेंगे। तो हमने माना है लेट w बी अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ z। मान लो w z का द्विरेखिक रूपांतरण है। अब हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, w, w1, w2, w3 और z, z1, z2, z3। इसका क्रॉस रेशियो इसका क्रॉस रेशियो इक्वल होगा। अब क्रॉस रेशियो का फार्मूला हमने यूज़ किया। अब w1, w2, w3 का वैल्यूज हमने यहाँ से देख के रख दिया क्वेश्चन से, वैसे ही z1, z2, z3 का वैल्यू हमने रख दिया। अब यहाँ पर 1 माइनस इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी माइनस z, ये भी इन्फिनिटी आएगा। तो 1 माइनस इन्फिनिटी लिखोगे और इन्फिनिटी माइनस z को इन्फिनिटी लिखोगे, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन है और याद रखना कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन्फिनिटी को हम वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी मानते हैं। इन्फिनिटी इज वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि 1 माइनस इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी माइनस जेड इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी जो है वह बहुत बड़ी धनात्मक राशि है और माइनस इन्फिनिटी जो है बहुत बड़ी ऋणात्मक राशि है। माइनस इन्फिनिटी इज वेरी लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी। हाँ, यहाँ पर हम इन्फिनिटी की वैल्यू फिक्स लेते हैं और हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कैंसिल होता है। जनरली इन्फिनिटी कैंसिल नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इन्फिनिटी को एक पॉजिटिव क्वांटिटी मानते हैं, फिक्स क्वांटिटी एज्यूम करते हैं। जब इन्फिनिटी को हम फिक्स क्वांटिटी ले रहे हैं तो इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस भी कैंसिल होगा, तो जेड अपॉन 1 आ गया, है ना। जनरली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, याद रखना इन जनरल इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, यह परिभाषित नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन्फिनिटी को हम एक बहुत बड़ी स्थिर राशि मानते हैं, मतलब इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज फिक्स्ड क्वांटिटी, ऐसे हम एज्यूम करते हैं। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हम यहाँ 1 लेते हैं, इन्फिनिटी को फिक्स क्वांटिटी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको i+1 इधर आएगा, i-1 इधर आएगा। फिर ये वाला फार्मूला हमने यूज कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो w का वैल्यू आ रहा है, ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, द्विरेखिक रूपांतरण है। कोई डाउट आता है तो हमसे पूछिए। एक ही डाउट यहाँ पे आपको आएगा कि इन्फिनिटी कैंसिल कैसे हुआ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कैंसिल कैसे हुआ, तो अनडिफाइंड होगा। तो अनडिफाइंड होता है, बिल्कुल सही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड है। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इन्फिनिटी को बहुत बड़ी धनात्मक राशि मानते हैं और स्थिर राशि मानते हैं, मतलब इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज फिक्स्ड क्वांटिटी। इसी कारण इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कैंसिल होके 1 हम लिखते हैं इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 151। फाइंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स z1 इक्वल टू इन्फिनिटी, z2 इक्वल टू i एंड z3 इक्वल टू 0 इनटू द पॉइंट्स w1 इक्वल टू 0, w2 इक्वल टू i एंड w3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी रिस्पेक्टिवली। उस मोबियस रूपांतरण को ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं z1 इक्वल टू इन्फिनिटी, z2 इक्वल टू i और z3 इक्वल टू 0 को बिंदुओं w1 इक्वल टू 0, w2 इक्वल टू i और w3 इक्वल टू इन्फिनिटी में प्रतिचित्रित करता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमारे पास है, z1, z2, z3, w1, w2, w3। लेकिन क्रॉस रेशियो बनाने के लिए हमें 4 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, 4 पॉइंट होने चाहिए। तो एक पॉइंट हम ले लेंगे z और z का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम w मान लेंगे। तो हमने सपोज किया कि w बी अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ z। मान लो w z का एक मोबियस रूपांतरण है। मोबियस रूपांतरण को द्विरेखिक रूपांतरण भी कहते हैं। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लिख सकते हो।
तो W1 W2 W3 का जो क्रॉस रेशियो है और Z1 Z2 Z3 का क्रॉस रेशियो इक्वल आएगा। इसका फार्मूला आप लगा दीजिए, W माइनस W1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा W1 माइनस W2, फिर ऊपर आएगा W2 माइनस W3, फिर नीचे आएगा W3 माइनस W। यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए। अब W1 W2 W3 इसका वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, वैसे ही Z1 Z2 Z3 का वैल्यू भी रख दीजिए। अब यहाँ पे I माइनस इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी माइनस W इन्फिनिटी होगा, Z माइनस इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी माइनस I इन्फिनिटी होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी कैंसिल कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी को यहाँ हम बहुत बड़ी धनात्मक राशि मान के चलेंगे, स्थिर राशि। मतलब इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी बोलेंगे इन्फिनिटी को। और जब फिक्स्ड क्वांटिटी है तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 हम लेंगे। और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस लाइन मिलेगा। तो W इक्वल टू आएगा I स्क्वायर अपॉन Z, I स्क्वायर माइनस 1 होता है, W इक्वल टू माइनस I बाई Z। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, यही अभिष्ट रूपांतरण है। जहाँ भी कोई डाउट आता है हमसे पूछिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन हमने लिखा है, 153, 154, 155 और 156। इन चारों क्वेश्चन में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है चारों। क्या डिफरेंस है इसमें बताता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। फाइंड ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस विच मैप्स हाफ प्लेन IZ greater than or equal to 0 into the unit circular disk mod of W less than or equal to 1। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स हाफ प्लेन RZ greater than or equal to 0 into the unit circular disk mod of W less than or equal to 1। दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर IZ greater than or equal to 0 बात हो रही है, यहाँ पर RZ greater than or equal to 0 की बात हो रही है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स यूनिट सर्किल mod of Z less than or equal to 1 into the unit circular disk mod of W less than or equal to 1। तो यहाँ पे आप देखो IZ greater than or equal to 0 लिखा है, यहाँ RZ greater than or equal to 0 लिखा है, यहाँ पर mod of Z less than or equal to 1 लिखा है। इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स सर्कुलर डिस्क mod of Z less than or equal to rho into the circular disk mod of W less than or equal to rho dash। तो यहाँ पर क्या चेंजेस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा था IZ greater than or equal to 0, यहाँ पर लिखा था RZ greater than or equal to 0, यहाँ लिखा था mod of Z less than or equal to 1, यहाँ पर mod of W less than or equal to rho। लगभग सेम है चारों क्वेश्चन। अगर एक फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ आपको समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन के प्रूफ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक रूपांतरण को ज्ञात कीजिए। तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 153। हमने मान लिया W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, जहाँ पर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 है, अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण है। ये जो है यह रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यही ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए था जो हमने मान लिया है। अब हम इसको ऊपर से हमने A कॉमन निकाल लिया, नीचे से C कॉमन निकाला, तो W इक्वल टू आएगा A अपॉन C Z प्लस B बाई A और नीचे आएगा Z प्लस D बाई C। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आया, ये हमने माना है, एक जूम किया है कि W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, द्विरेखिक रूपांतरण है। अब हमने क्या किया, ऊपर से A कॉमन लिया, नीचे से C कॉमन लिया, तो ये लाइन हमें मिला इक्वेशन 2। अब Z इक्वल टू माइनस B बाई A रखेंगे तो W इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ माइनस B बाई A लेंगे तो W 0 हो जाएगा, और Z इक्वल टू माइनस D बाई C लेंगे तो W इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि Z इक्वल जब माइनस D बाई C लेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, नीचे 0 होने से W इन्फिनिटी हो जाएगा। हमें पता है 0 और इन्फिनिटी एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर Z इक्वल टू माइनस B बाई A और Z इक्वल टू माइनस D बाई C आर इन्वर्स पॉइंट, प्रतिलोम बिंदुएं हैं। कौन कौन, Z इक्वल टू माइनस B बाई A एंड Z इक्वल टू माइनस D बाई C, व्युत्क्रम बिंदुएं, प्रतिलोम बिंदुएं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 153 में क्या लिखा हुआ है, IZ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये वाला प्लेन दिया है।
और इस प्लेन में मैंने आपको बताया था अल्फा और अल्फा बार इन्वर्स पॉइंट होते हैं। तो अगर आप इसको अल्फा एग्ज्यूम करते हो तो इसको लेना पड़ेगा अल्फा बार। तो टेकिंग माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा एंड माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू अल्फा बार इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में माइनस बी बाई अल्फा रखोगे तो यहाँ माइनस अल्फा आ जाएगा, और माइनस डी बाई सी अल्फा बार लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फा बार। तो इक्वेशन नंबर 3 इस प्रकार से आएगा। इक्वेशन 3 हमने लिख दिया। अब हमें ए बाई सी का वैल्यू निकालना है, ए बाई सी का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ए बाई सी। तो हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 इज ट्रांसफॉर्म टू माडा डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। आई जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 का रूपांतरण माडा डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 में होता है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन लेंगे तो यहाँ भी इक्वल टू साइन आएगा, मतलब आई जेड इक्वल टू 0 इज ट्रांसफॉर्म टू माडा डब्ल्यू इक्वल टू 1। आई जेड इक्वल टू 0 का रूपांतरण माडा डब्ल्यू इक्वल टू 1 में होता है। तो आई जेड इक्वल टू 0, आई जेड इक्वल टू 0 हम किसको बोलते हैं, रियल एक्सिस को। तो रियल एक्सिस में जेड इक्वल टू 0 भी शामिल है, जिसमें आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए डायग्राम, ये है आई जेड इक्वल टू 0, ये। तो ये जो लाइन है ये रियल एक्सिस हुआ, और रियल एक्सिस में ये लाइन कहलाता है आई जेड इज इक्वल टू 0, रियल एक्सिस को। यहाँ जेड इक्वल टू 0 भी शामिल है। तो जेड इक्वल टू 0 का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है माडा डब्ल्यू इक्वल टू 1 में, ऐसा हम लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि जेड इक्वल टू 0 इज ट्रांसफॉर्म टू माडा डब्ल्यू इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 3 में आते हैं, माडा डब्ल्यू निकाल लेते हैं, जेड को वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्योंकि जेड इक्वल टू 0 लेना है, माडा डब्ल्यू इक्वल टू 1 लेना है। तो माडा डब्ल्यू को वैल्यू क्या आएगा 1, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, ये आएगा अल्फा बार का मॉड और जेड अल्फा का मॉड सेम होता है। कैसे सेम होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। सपोज अल्फा है मान लो 2 + 3i, तो अल्फा बार आएगा 2 - 3i। तो मॉड ऑफ अल्फा आएगा √2 + 3², मतलब आएगा √4 + 9, √13 आएगा। वैसे ही मॉड ऑफ अल्फा बार निकालेंगे तो अंडर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये आएगा √4 + 9, √13 आएगा। तो आप देख रहे हो कि मॉड ऑफ अल्फा बार और मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ अल्फा बार इक्वल आता है, सेम आता है। याद रखना, ये इक्वल होता है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो हमें देख रहे हैं कि मॉड ऑफ ए बाई सी इक्वल टू 1 आता है। अब एक बात और याद रखना, जैसे मॉड ऑफ जेड अगर 1 है, मॉड ऑफ जेड अगर आर है, तो जेड इक्वल टू लेते हैं r(e⁻i⁻θ। मॉड ऑफ जेड अगर आर है तो जेड इक्वल टू क्या लेते हैं r(e⁻i⁻θ। अब मॉड ऑफ जेड अगर 1 है तो जेड इक्वल टू क्या लोगे e⁻i⁻θ, आर की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखो मॉड ऑफ ए बाई सी 1 है, तो ए बाई सी लेंगे e⁻i⁻θ, थीटा लेके हमने लैम्डा लिया, और लैम्डा इज रियल। तो ये बात आप याद रखिए। एक बार और बताया तो मैं आपको, जैसे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर है तो जेड का वैल्यू होता है r(e⁻i⁻θ। यदि ऐसा है तो ऐसा होता है। तो मॉड ऑफ जेड, इसका मैं प्रूफ आपको दे दूंगा आगे, यहाँ से यहाँ कैसे आया है ना, मैं इसका प्रूफ आपको आगे बता दूंगा। तो अगर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है तो जेड इक्वल टू आएगा e⁻i⁻θ, है ना। तो यहाँ से यहाँ आने का प्रूफ मैं आगे आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए ए बाई सी का मॉड इक्वल टू 1 है, तो ए बाई सी इक्वल टू आएगा e⁻i⁻λ, लैम्डा रियल क्वांटिटी है। तो ए बाई सी की वैल्यू हमें मिल गया। ए बाई सी की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये डायग्राम बनाना जरूरी है कि आई जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 का ट्रांसफॉर्मेशन माडा डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 में हो रहा है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के कोई भी पेज में आप बना सकते हो, या तो लास्ट में बनाइए या फर्स्ट शुरुआत में ही बना दीजिए डायग्राम। ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 154। फाइंड ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मेक्स हाफ प्लेन आर जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 इनटू द यूनिट सर्कुलर डिस्क माडा डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। उन सभी द्विरेखीय रूपांतरणों को ज्ञात कीजिए जो अर्ध समतल आर जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 को इकाई वृत्तीय चक्रिका माडा डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 में प्रतिचित्रित करता है। तो जैसे हमने 153 बताया था, वैसे ही 154 में भी सेम हमारा रहेगा। तो ये आपको मान लेना है एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ऊपर से ए कॉमन लोगे, नीचे से सी कॉमन लोगे। यदि जेड इक्वल टू -b/a रखें तो w 0 हो जाएगा। अगर हम जेड इक्वल टू -d/c लें तो w इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये दोनों इन्वर्स पॉइंट कहलाएंगे,
जेड इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 154 में लिखा हुआ आर जेड ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब आर जेड ग्रेटर इक्वल टू जीरो के लिए मैंने आपको बताया था, एक बार डायग्राम दिखाता हूँ ये, कि अल्फा का इन्वर्स पॉइंट होता है माइनस अल्फा बार। तो यहाँ पर इसको आप अल्फा एग्ज्यूम करोगे तो इसको अगर अल्फा लेते हो तो इसको लेना पड़ेगा माइनस अल्फा बार, मतलब माइनस बी बाई ए के प्लेस पे अल्फा रख दीजिए और माइनस डी बाई सी के प्लेस पे माइनस अल्फा बार। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस अल्फा आ जाएगा, यहाँ प्लस अल्फा बार आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें ए बाई सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर जेड ग्रेटर इक्वल टू जीरो का ट्रांसफॉर्मेशन माडा डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 में होता है। यहाँ इक्वल टू जीरो लोगे तो यहाँ पे इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे आर जेड इक्वल टू जीरो में जेड इक्वल टू जीरो भी शामिल है, तो जेड इक्वल टू जीरो का ट्रांसफॉर्मेशन माडा डब्ल्यू इक्वल टू 1 में होता है। इक्वेशन नंबर 3 ये है, मॉड लगा दिए। अब जेड के प्लेस पे जीरो लेंगे तो माडा डब्ल्यू इक्वल टू 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड लगा हुआ है, इसका नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ अल्फा बार इक्वल होता है, कट जाएगा, तो मॉड ऑफ ए बाई सी आ रहा है e पावर आई लेमडा। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, ए बाई सी का वैल्यू। ए बाई सी का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, ये आंसर आएगा। ये डायग्राम आपको बनाना है, अल्फा का इन्वर्स पॉइंट माइनस अल्फा बार होता है। तो जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 155। फाइंड ऑल बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन विच मेक्स यूनिट सर्किल मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 इनटू द यूनिट सर्कुलर डिस्क मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। उन सभी द्विरेखीय रूपांतरणों को ज्ञात कीजिए जो इकाई वृत्त मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 को इकाई वृत्तीय चक्रिका मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 में प्रतिचित्रित करता है। जैसे हमने 153 154 का प्रूफ दिया, वैसे ही 155 को भी प्रूफ देंगे। तो शुरुआत हम वैसे करेंगे, एक डब्ल्यू मान लिया, यह बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ऊपर से ए कॉमन लिए, नीचे से सी कॉमन लिए, तो ये लाइन आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। जब जेड को माइनस बी बाई ए लेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू 0 आएगा। यदि हम जेड की वैल्यू माइनस डी बाई सी पुट करें यहाँ, तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब है कि जेड इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड जेड इक्वल टू माइनस डी बाई सी आर इनवर्स पॉइंट, दोनों व्युत्क्रम बिंदुएं हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1। मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 में इन्वर्स पॉइंट क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 है तो अल्फा का इन्वर्स पॉइंट होता है 1 अपान अल्फा बार। अल्फा का इन्वर्स पॉइंट होता है 1 अपान अल्फा बार। तो इसका आप अल्फा एग्ज्यूम करोगे तो इसको 1 अपान अल्फा बार। तो यहाँ पर बी बाई ए माइनस बी बाई ए अल्फा है तो यहाँ माइनस अल्फा आ जाएगा, और माइनस डी बाई सी 1 अपान अल्फा बार है तो यहाँ माइनस 1 अपान अल्फा बार आ जाएगा। तो इस प्रकार से डब्ल्यू इक्वल टू आएगा ए अल्फा बार अपान सी और जेड माइनस अल्फा अपान जेड बार, अल्फा बार जेड माइनस 1। इक्वेशन नंबर 3 दिए। अब मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 का ट्रांसफॉर्मेशन मॉड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 में होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ इक्वल टू साइन लेंगे, यहाँ भी इक्वल टू साइन आएगा। तो हम देख रहे हैं जेड इक्वल टू 1 का ट्रांसफॉर्मेशन मॉड डब्ल्यू इक्वल टू 1 में हो रहा है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब जेड के प्लेस पे 1 पुट कर दिए तो मॉड डब्ल्यू 1 होगा। इसको आप इस प्रकार से लिखोगे, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो अल्फा माइनस 1 होगा, मॉड के अंदर है इसी कारण माइनस का प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा माइनस 1, नीचे आएगा मॉड ऑफ अल्फा माइनस 1 का होल बार। ये दोनों इक्वल होता है तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ जेड बार और मॉड ऑफ जेड इक्वल होता है। तो हम देख रहे हैं मॉड ऑफ ए अल्फा बार अपन सी इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ए अल्फा बार अपन सी हम लिखेंगे e⁻आई लेमडा। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है। अल्फा का इन्वर्स पॉइंट 1 अपान अल्फा बार होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, ये जेड प्लेन में है, ये डब्ल्यू प्लेन में है। अब ए अल्फा बार अपान सी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं आपको बताता हूँ, सेम स्टार्ट करना है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए 156 देखिए, यहाँ पर मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू रो का जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसमें होता है, मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू रो डिस्क, है ना। फाइंड ऑल बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स सर्कुलर डिस्क मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू रो इनटू द सर्कुलर डिस्क मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू रो डिस्क। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे रो है, यहाँ पे 1 था, यहाँ रो डिस्क है, बस ये अंतर है। तो शुरुआत तो वही रहेगा सेम, यहाँ से ए कॉमन लेते हैं, नीचे से सी कॉमन लेते हैं, ये भी सब सेम रहेगा। बस यहाँ पर
इसको अगर अल्फा नाम दोगे तो इसको देना पड़ेगा आपको रो स्क्वायर अपान अल्फा बार। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जैसे यहाँ आर है, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू आर है, अल्फा का इन्वर्स पॉइंट आर स्क्वायर अपान अल्फा बार होता है, लेकिन यहाँ आर नहीं है, रो है क्वेश्चन में, आर के प्लेस पे रो है, तो यहाँ अल्फा का इन्वर्स पॉइंट आएगा रो स्क्वायर अपान अल्फा बार। तो इसको हम अल्फा नाम देंगे माइनस बी बाई ए को और माइनस डी बाई सी को रो स्क्वायर अपान अल्फा बार। या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इस प्रकार सॉल्व करने के बाद ये लाइन आएगा। अब हमें ए बाई सी का वैल्यू निकालना है। मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू रो का ट्रांसफॉर्मेशन मॉड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू रो डेस में होता है। या इक्वल टू साइन लेंगे तो यहाँ भी इक्वल टू साइन आएगा। अभी हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, बोथ साइड मॉड ऑपरेट कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो रो स्क्वायर को लिख दिया मॉड ऑफ जेड। देखो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रो है, तो रो स्क्वायर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होगा और मॉड ऑफ डब्ल्यू हमने लिख दिया रो डेस। तो यहाँ से मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को हम लिखेंगे जेड इंटू जेड बार। यहाँ से जेड कॉमन होगा, इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे 1/z मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा पर मॉड ऑफ अल्फा बार माइनस जेड बार। अब मॉड ऑफ जेड के लिए रो आएगा, इसको आप पलट सकते हो, मॉड के अंदर है तो आप लिख सकते हो मॉड ऑफ अल्फा बार जेड बार माइनस अल्फा बार लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा अपान मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा का होल बार। अभी दोनों इक्वल होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए अल्फा बार अपन सी आ रहा है रो रो डेस, तो ए अल्फा बार अपन सी आएगा रो रो डेस ई टू पावर आई लैम्डा, है ना। तो इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। ये डायग्राम आपको बनाना है। ये वाला जो है मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू रो है, अब ये वाला डायग्राम है मॉड ऑफ जेड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू रो डेस, और अल्फा का इन्वर्स पॉइंट होगा रो स्क्वायर अपन अल्फा बार। ये डायग्राम आपको बनाना है जेड प्लेन डब्ल्यू प्लेन का, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए कॉपी में, जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 157। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 2z प्लस 3 अपान z माइनस 4 मैप्स द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 इंटू द स्ट्रेट लाइन 4u प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दर्शाइए कि रूपांतरण w इज इक्वल टू 2z प्लस 3 अपान z माइनस 4 वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 को सरल रेखा 4u प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पर प्रतिचित्रित करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया गया है वह इस सर्किल को, इस वृत्त को इस रेखा में प्रतिचित्रित करता है, मैपिंग करता है। तो हमें क्या बताना है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, ये सर्किल लेके चलेंगे और ये स्ट्रेट लाइन हम लेकर आएंगे, ये इसको यहाँ से यहाँ हमें लाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इस दिया गया रूपांतरण है w इक्वल टू 2z प्लस 3 अपान जेड माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आएगा wz माइनस 4w इक्वल टू 2z प्लस 3। जेड को आप लेफ्ट साइड ले आइए, w को राइट साइड भेज दीजिए, तो wz माइनस 2z इज इक्वल टू 4w प्लस 3। इन दोनों में z कॉमन है, तो z का वैल्यू आएगा 4w प्लस 3 अपान w माइनस 2। जेड बार का वैल्यू आएगा 4w बार प्लस 3 अपान w बार माइनस 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 दिए, इसे इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सर्किल लेके चलेंगे, ये वाला इस वृत्त का समीकरण हमें जो दिया गया है, सर्किल का इक्वेशन ये लेके चलेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें लाना है, ये हम लेके चलेंगे, हमको लेकर आना है। तो दिए गए वृत्त का समीकरण है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। आपको याद रखना है, जेड हम लेते हैं x प्लस आई वाई, जेड बार होता है x माइनस आई वाई। अगर z प्लस जेड बार करें तो 2x आता है, और z इंटू जेड बार करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे z इंटू जेड बार, और यहाँ पे 4x को हम लिखेंगे 2z प्लस जेड बार, क्योंकि z प्लस जेड बार 2x होता है, यहाँ 4x है, तो आएगा 2z प्लस जेड बार। अब z की वैल्यू पुट कर दिए, जेड बार की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ भी z की वैल्यू पुट किए, जेड बार की वैल्यू पुट किए। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, ये दोनों आएगा एलसीएम में, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 0 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, और ये भी पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 को भी मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे, ये वाला टर्म 16w बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 12w है, यहाँ पर 10w है, तो 22w आएगा, 12w बार है, 10w बार है, 22w बार आएगा, 9 है और 24 है तो 33 आएगा।
इस प्रकार से आ जाएंगे। इन दोनों में 22 कॉमन है। W प्लस डब्ल्यू बार, W होता है U प्लस आई भी, डब्ल्यू बार होता है U माइनस आई भी, तो W प्लस डब्ल्यू बार आएगा 2U। इसके प्लेस पे 2U लिख दीजिए, तो हो जाएगा 44U प्लस 33 इक्वल टू 0। 11 के टेबल से काट दीजिए, 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4U प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें यही प्रूव करना था। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 158। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू I 1 माइनस Z अपॉन 1 प्लस Z ट्रांसफॉर्म्स द सर्किल mod of Z is equal to 1 into real axis of W plane and interior of the circle mod of Z less than 1 into upper half plane of W plane। दर्शाइए कि रूपांतरण W इज इक्वल टू I 1 माइनस Z अपॉन 1 प्लस Z वृत्त mod of Z इज इक्वल टू 1 को W समतल में वास्तविक अक्ष पर और वृत्त के आंतरिक भाग mod of Z लेस देन 1 को W समतल के ऊपरी अर्धभाग में रूपांतरित करता है। तो मैं क्वेश्चन एक बार अच्छे से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया गया है। यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो सर्किल है mod of Z इक्वल टू 1, ये सर्किल, ये जो बाउंड्री होता है इसको हम सर्कल बोलते हैं, ये जो बाउंड्री लाइन, तो ये जो सर्किल है mod of Z इक्वल टू 1, इसको ट्रांसफॉर्म करता है रियल एक्सिस ऑफ W प्लेन। ये है W प्लेन का रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष। इसका इक्वेशन होता है V इक्वल टू 0। अब ये जो बाउंड्री है इसका इक्वेशन होता है mod of Z इक्वल टू 1। तो mod of Z इक्वल टू 1 जो है वह रियल एक्सिस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आगे क्या लिखता है, इंटीरियर ऑफ द सर्किल mod of Z लेस देन 1। तो इसका जो अंदर वाला जो भाग है mod of Z लेस देन 1, ये जो बाउंड्री को हम बोलेंगे mod of Z इक्वल टू 1, और इंटीरियर जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे mod of Z लेस देन 1। टोटल हम बोलेंगे mod of Z लेस देन आर इक्वल टू 1। तो जो इंटीरियर पार्ट है जो mod of Z लेस देन 1 है वह किस में रूपांतरित हो रहा है, इनटू अपर हाफ ऑफ W प्लेन। अपर हाफ मतलब इसको हम बोलते हैं U एक्सिस। अपर हाफ में V पॉजिटिव होता है, तो V इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये लाइन है V इक्वल टू 0 और ये जो एरिया है इसमें V इज ग्रेटर देन 0, V इज पॉजिटिव। तो ये टोटल एरिया हम कह सकते हैं V इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि mod of Z लेस देन आर इक्वल टू 1 ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है V इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में। mod of Z इक्वल टू 1 इसका मतलब है सर्किल, वृत्त। mod of Z लेस देन 1 इसका मतलब है इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल, वृत्त का आंतरिक भाग। V इक्वल टू 0 का मतलब है रियल एक्सिस ऑफ W प्लेन, और V ग्रेटर देन 0 का मतलब है अपर हाफ ऑफ W प्लेन का ऊपरी अर्धभाग। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें mod of Z लेस देन इक्वल टू 1 को V ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में रूपांतरित करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन ये है W। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज W इज इक्वल टू I 1 माइनस Z अपॉन 1 प्लस Z। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे W प्लस WZ इज इक्वल टू I माइनस IZ। आप Z को लेफ्ट साइड ले आइए, W को राइट साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं W प्लस IZ इज इक्वल टू I माइनस W, Z इक्वल टू आ रहा है I माइनस W अपॉन W प्लस I, या आप ऐसे लिख सकते हो Z इक्वल टू माइनस W प्लस I अपॉन W प्लस I। ये हमें Z का वैल्यू मिला। अब हमें mod of Z लेस देन इक्वल टू 1 लेके चलना है, और हमें लाना क्या है, V इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हम इस शुरुआत कर रहे हैं mod of Z लेस देन इक्वल टू 1। तो Z की वैल्यू ये है, mod of Z की वैल्यू रख दिए, mod of Z की वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू 1। होल स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो इसका होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, जैसे mod of Z स्क्वायर होता है Z इंटू Z बार, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस W प्लस I अपॉन W प्लस I, और माइनस W प्लस I अपॉन W प्लस I का होल बार। यहाँ से यहाँ कैसे आया, फिर से मैं बताता हूँ, Z इंटू Z बार। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप याद रखना, Z mod of Z का स्क्वायर होता है Z इंटू Z बार। तो ये mod of Z समझ लो पूरे को, तो ये फार्मूला आप याद रखें, इसे ये लाइन आप याद रखें। तो यहाँ पर देखिए पूरा Z है, सोच लीजिए
तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, तो ये पूरा टर्म्स आएगा, इसका बार आएगा। अब यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस डब्लू बार, आई में बार लगाएंगे तो माइनस आई हो जाएगा, नीचे आएगा डब्लू बार और नीचे ये भी आई में बार लगेगा तो माइनस आई। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में आई स्क्वायर को वैल्यू -1 होता है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +1 आ जाएगा, यहाँ भी आई स्क्वायर -1 होता है, +1 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका पूरे का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा। अब डब्लू डब्लू बार कैंसिल होगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ये लाइन मिलेगा। अब डब्लू को और डब्लू बार को सबको लेफ्ट साइड ले आइए, तो 2iw माइनस 2iw बार लेस देन इक्वल टू 0, 2i कॉमन लीजिए, w माइनस डब्लू बार लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए w को वैल्यू होता है u प्लस आई वी, डब्लू बार होता है u माइनस आई वी, तो w माइनस डब्लू बार होगा 2iv। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 2iw माइनस डब्लू बार लेस देन आर इक्वल टू 0, इसका वैल्यू हम लिखेंगे 2iv, तो ये 2iv आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4i² और आई स्क्वायर को वैल्यू -1 होता है तो -4v, और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें पूरे लाइन को तो साइन पलट जाएगा, तो आ जाएगा 4v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये साइन क्यों पलट गया, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से जब प्लस करेंगे तो साइन पलट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमने शुरुआत क्या किया था, मॉड ऑफ जेड हमने लिया था, मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, और हमने लाया है v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया। स्पष्ट है कि पूरा क्वेश्चन आप लिख दीजिए, क्लियरली करके आप पूरा क्वेश्चन यहाँ लिख दीजिए, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। कोई डाउट आता है हमसे पूछिए। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 159। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 5 माइनस 4z अपॉन 4z माइनस 2 ट्रांसफॉर्म्स द सर्किल मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 इनटू द यूनिट सर्किल इन w प्लेन, फाइंड सेंटर ऑफ द सर्किल। दर्शाइए कि रूपांतरण w इक्वल टू 5 माइनस 4z अपॉन 4z माइनस 2 वृत्त मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 को w समतल में इकाई वृत्त में रूपांतरित करता है। इस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, एक रूपांतरण दिया गया है, और हमें ये बताना है कि ये जो सर्किल है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, यह W समतल में इकाई वृत्त में रूपांतरित होता है। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो सर्किल है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, यह ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू यूनिट सर्किल इन W प्लेन। फिर हमें उस सर्किल का सेंटर भी फाइंड आउट करना है, उस वृत्त का केंद्र भी ज्ञात करना है। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज दिया गया रूपांतरण है w इक्वल टू 5 माइनस 4z अपॉन 4z माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जेड आटम को लेफ्ट साइड ले आए, w आटम को राइट साइड ले गए, इन दोनों में z कॉमन है तो z की वैल्यू आ रहा है 2w प्लस 5 अपॉन 4w प्लस 4 एंड z बार आएगा 2w बार प्लस 5 अपॉन 4w बार प्लस 4। तो z हमने निकाल लिया, z बार हमने निकाल लिया, w की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था। अब मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 लेके चलना है हमें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए, हमें लेके चलना है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, और हमें लाना क्या है, यूनिट सर्किल इन W प्लेन। W प्लेन में एक ऐसा सर्किल लाना है जिसका रेडियस 1 होगा, तभी वो यूनिट सर्किल कहलाएगा, और उस सर्किल का सेंटर भी हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें W प्लेन में एक सर्किल का इक्वेशन आना चाहिए, और वो सर्किल का रेडियस 1 होना चाहिए, यूनिट सर्किल होना चाहिए, और उस सर्किल का हमें सेंटर भी निकालना है। तो हमें क्या लेके चलना है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 लिए तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार, तो जेड इंटू जेड बार का वैल्यू होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। अब जेड का वैल्यू रख दिए, जेड बार का वैल्यू रख दिए, ऊपर से मल्टीप्लाई किए, नीचे से मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए पहले, फिर इस ब्रैकेट को ओपन कर दिए। यहाँ पर देख रहे हैं सबको हम ले जाते हैं राइट साइड, तो ये आएगा 12 w बार, ये आएगा 6w, ये आएगा 6w बार, और ये आएगा -9 इक्वल टू 0। इन दोनों में 6 कॉमन है। w इंटू डब्ल्यू बार होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और w प्लस w बार होता है 2u, तो हो जाएगा 12u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 12u माइनस 9। 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन आ रहा है
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू माइनस 3/4 इक्वल टू 0। दिस इज अ सर्किल इन डब्ल्यू प्लेन या डब्ल्यू समतल में एक वृत्त है। Comparing the equation 1 with the general equation of the circle u square plus v square plus 2u plus 2fv plus c is equal to 0। समीकरण 1, जो समीकरण 1 आया है कि तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ju प्लस 2fv प्लस c इक्वल टू 0। तो आप लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इस प्रकार से पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसे हम वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं। इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है और इसका रेडियस होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसी फॉर्म में आ रहा है इक्वेशन हमारा, बस यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पे यू भी है। तो ये जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो g का वैल्यू है 1/2, f का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू -3/4। इस प्रकार से हमने वैल्यूज निकाल लिए। अब सेंटर निकालेंगे। सेंटर क्या होता है? -g माइनस एफ, तो आ जाएगा -1/2 0। और रेडियस निकालेंगे। रेडियस का फार्मूला होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, f का स्क्वायर 0 होगा, माइनस सी, यहाँ c का वैल्यू -3/4 है, यहाँ माइनस सी तो प्लस 3/4, यह आएगा √1 मतलब 1। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो सर्किल आया है इसका रेडियस 1 है, मतलब ये यूनिट सर्किल है और इसका सेंटर आएगा -1/2 0। तो इसको नोट कीजिए कॉपी में।